हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर 8 में बिहार बोर्ड में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में, वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। 2022 का ये सारा क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन एनालिसिस करेंगे और चैप्टर 8 में आपको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो गाइस बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना लेकर इसका आंसर का नाम। तो मैं आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन लाना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके लिए मुझे ये अलग वीडियोस बनाना पड़ रहा। क्वेश्चन 2021 में पहला स्लाइड ये रहा जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट अगला स्लाइड है क्वेश्चन 7 से लेकर 12, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। एंड गाइस लास्ट स्लाइड 3 स्लाइड्स के क्वेश्चन हैं। देखा जाए तो 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का पूछा गया। क्लियर है? ये सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आप खुद सोच लो कि 13 मार्क्स इधर है और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अगर 2-2 मार्क्स का पूछा गया तो 10, मतलब 23 मार्क्स इकलौते इस चैप्टर से पूछे गए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं गाइस वन बाय वन करके। अब हम लोग आंसर पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला, थोड़ा लंबा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पहला कहता है कैंसर इज कॉज्ड बाय। कैंसर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? तो मैं आपको ये बता दूं कि कैंसर के होने का कारण मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में हम लोग और डिटेल लेकर चलेंगे। जनरल अभी आपको समझना है कि कैंसर है क्या। कैंसर मेनली होता क्या है कि जब हमारे बॉडी का ये सेल अनकंट्रोल सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। और ऐसा करने में कुछ वायरस इन्वॉल्व होते हैं। वो वायरस हमारे उस जीन को जाकर डीएक्टिवेट कर देते हैं जो जीन हमारे सेल को कंट्रोल करता है। और ऐसा करने वाले वायरस को हम लोग कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर एंड द ऑन्को वायरस इज काउज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द कैंसर। तो सिंपल पूछता है कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर करने वाला कौन है? तो जनरली ये वायरस ही हो सकता है और उस वायरस का नाम है ऑन्कोजीन। कैसे? हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हम लोग आगे जो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन होगा कैंसर वाला, उसमें मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2000, आई होप सो कि 2020 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी तो मैं 2021 में हूं, इसके बाद वाले वीडियोस में मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि कैंसर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ऑन्कोजेनिक, दैट इज अ वायरस। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विडाल टेस्ट इज डन कंफर्म फॉर। जनरली आप जान लो कि हमारे बॉडीज में एक बहुत कॉमन से डिजीज होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या? टाइफाइड। ये टाइफाइड होने का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी। लेकिन अगर हमें टाइफाइड हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड हुआ? तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर उसमें एक टेस्ट लिखेगा जिसका नाम होगा विडाल टेस्ट। अब इस विडाल टेस्ट के लिए आप लेबोरेटरी में जाओगे, बोला जाएगा आपका ब्लड का जांच होने वाला है। इंजेक्शन से थोड़ा ब्लड निकाला जाएगा और ब्लड निकाल करके एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। अगर एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन पॉजिटिव आता है तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब हमारे बॉडीज में इंफेक्शन है किसका? टाइफाइड का। और सुटेबल एंटीबायोटिक जो भी होगा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। तो याद रखिएगा कि विडाल टेस्ट किसके कंफर्मेशन के लिए है? तो ये टाइफाइड के कंफर्मेशन के लिए है। कौन सा? विडाल टेस्ट। टिक आउट करेंगे गाइस, मतलब आंसर। अगली की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एचआईवी अटैक ऑन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेल्स। मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडीज में ये एचआईवी वायरस अटैक तो करता है लेकिन हमारे बॉडी के एक पार्टिकुलर सेल में अटैक करता है। जैसे डब्ल्यूबीसी में हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी में मैं बात करूं तो पहला सेल है न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बैसोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। क्लियर? तो लिम्फोसाइट्स जो हमारे बॉडी में सेल होता है इस पर अटैक करता है। लेकिन लिम्फोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स और एक बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स वो लिम्फोसाइट्स है जो बोन मैरो से बनता है और टी लिम्फोसाइट्स वो है जो मैच्योर होता है कहां? तो थाइमस में। बट डजंट मैटर, हेल्पर टी सेल नाम का एक सेल, दिस सेल इज कॉल्ड हेल्पर टी सेल। और इस हेल्पर टी सेल में ये एचआईवी वायरस डायरेक्ट आकर के अटैक करता है। तो आप याद रखेंगे कि एचआईवी वायरस अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो याद रखिएगा हेल्पर टी सेल। टी पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे टी हेल्पर सेल या हेल्पर टी सेल, ये इस सेल के ऊपर अटैक करता है। कौन? एचआईवी वायरस। कौन सा सेल के ऊपर? तो हेल्पर
टी सेल के ऊपर। वैसे और भी बहुत सारे WBC सेल है, इन सारे सेल पे अटैक नहीं होगा, अटैक सिर्फ इसी सेल पे होगा जिसका नाम है टी हेल्पर सेल या हेल्पर टी सेल। क्लियर गाइस? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे मैं बढ़ रहा हूं जस्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सब्सटेंस टू व्हिच एन इम्यून रिस्पांस इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड। इम्यून रिस्पांस का मतलब क्या हुआ कि हमारा बॉडी इम्यून रिस्पांस दे रहा। जब हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो आने देते हैं, हम बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन हमारा बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। और जो ये एंटीबॉडीज बनता है तो ये एंटीबॉडीज एंटीजन को मार देता है। क्लियर? तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि सब्सटेंस का नाम बताइए जो इम्यून रिस्पांस करता है। तो इम्यून रिस्पांस कौन करता है? तो हमारा एंटीबॉडीज। वैसे ऑप्शन में और भी चीज लिखा हुआ है, एलर्जेंस, वैक्सीन और एंटीजन। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन तो बॉडीज के बाहर लेते हैं ना, मतलब वैक्सीन में क्या होता है, एंटीजन ही डाल दिया जाता है हमारे बॉडी के अंदर। फाइनल हमारा बॉडी रिस्पांस क्या करता है? हमारा बॉडी रिस्पांस करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज। क्लियर? वैक्सीन के डालने से हम एंटीबॉडीज को ही एक्टिवेट करवाते हैं कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बने, और उसी एंटीबॉडीज बनने में एक मेमोरी सेल बन जाए ताकि दोबारा ये इंफेक्शन आए तो ये पहले से एक्टिव रहे। तो सारा खेल इम्यून रिस्पांस का एंटीबॉडीज के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? आंसर सी। अगला बात करते हैं गाइस एंटीबॉडीज में। आप यहां पे देख रहे हो कि ये क्या है, इस सेल का नाम है प्लाज्मा बी सेल। ठीक, यही प्लाज्मा बी सेल है जो क्या सिंथेसाइज करेगा? एंटीबॉडीज का सिंथेसिस करेगा। मतलब यहां पे एक बात और भी याद रखना आपको कि प्लाज्मा बी सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडीज इज अ इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी इज। मतलब एक बात मैं समझा देता हूं। हमारे बॉडी में एक सेल होता है जिसको हम लोग बैसोफिल सेल कहते हैं। बैसोफिल के अंदर बड़ा बड़ा ग्रैन्यूल्स पाया जाता है। तो ये भी हमारे बॉडी का एक तरह से WBC सेल है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ WBC सेल्स, और इसके अंदर कुछ बड़े बड़े से ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, जब हमारे बॉडी में किसी तरह का एलर्जेंस एंटर करता है, एलर्जेंस मतलब जिससे हमें एलर्जी हो, ये पॉलन ग्रेन हो सकता है, कैट फर हो सकता है, मतलब जो भी बाहर के सब्सटेंस जिससे हमें एलर्जी होती है वो हमारे बॉडी के अंदर जैसे इंटर करता है, हमारा बॉडी IgE एंटीबॉडीज बहुत तेजी में बनाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? और ये IgE एंटीबॉडीज इस सेल के साथ आकर ज्वाइन कर देता है। वो एंटीजन किसी तरह का पार्टिकुलर एंटीजन नहीं है, लेकिन हाँ हमारे बॉडी के लिए वो फॉरेजिन बॉडीज हुआ, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कर दिया। क्या रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया? इम्यून रिस्पॉन्स। और ऐसे केस में ये जो आपको नजर आ रहा है ये रिलीज कर देगा कहां? एक केमिकल। ये जो ग्रैन्यूल्स है ये अपना रिलीज करेगा केमिकल्स, और ये केमिकल्स का नाम है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन पहले मैं लिख दे रहा हूं, हिस्टामिन उसके बाद लिख रहा हूं। ये दो केमिकल्स हमारे बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट होगा, और जैसे दो केमिकल रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब खांसी होना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छी मतलब छींकना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हिलाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब तीनों में से कोई भी सिम्टम स्टार्ट हो सकते हैं इस दो केमिकल्स की वजह से। केमिकल का नाम है सेरोटोनिन और दूसरा कौन है? हिस्टामिन, जो हमारे मास्ट सेल या बैसोफिल सेल के ग्रैन्यूल से सिक्रीट होता है। लेकिन कब? जब बॉडी में एलर्जेंस एंटर करेंगे तब। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? केमिकल्स रिलीज ड्यू टू एलर्जीज, तो जवाब दोनों होगा, मतलब हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। रटा रटा ये जवाब नहीं चाहिए, जवाब के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए ताकि दोबारा क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें चेंजेस भी रहे, तो अपने को चेंज को पकड़ने में, मतलब उस बदलाव को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और मैं जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि कितना सारा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट किया। खैर बहरहाल पहले आप इसको तो समझ लो, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ तो पहले भी गए। सही है गाइस? चलो अगले क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ रहा हूं जस्ट इसके बाद। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ के बाद ये सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा कि टी लिम्फोसाइट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, एकदम ऐसे याद रखना है कि दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट थाइमस में बनता है, और बी लिम्फोसाइट्स कहां बनता है? बोन मैरो में। अभी फिलहाल मैं आपको थाइमस दिखा रहा हूं। ये दो हमारा लंग्स है, और इस लंग्स के बीच में एक ग्लैंड है, जिस ग्लैंड को बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। लाइक दिस, इस तरह से मैं थाइमस ग्लैंड को निकाल रहा हूं। अब इस थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या है कि टी लिम्फोसाइट्स आएगा कहां से? मतलब टी लिम्फोसाइट्स यहां बनेगा नहीं बनेगा बोन मैरोज में ही, लेकिन इमैच्योर फॉर्म में ही आ जाएगा कहां? थाइमस के अंदर।
और थाइमस के अंदर रह करके ये मैच्योर्ड होगा और मैच्योर्ड होने के बाद ये रिलीज होगा हमारे बॉडीज में। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स। आप याद रखेंगे टी लिम्फोसाइट्स कहां बनता है या कहां मैच्योर होता है? थाइमस में। बनता नहीं है, बनेगा बोन मैरोज में ही, बोन मैरो से आएगा थाइमस के पास और मैच्योरेशन यहां होगा। कहां? थाइमस में। क्या होगा? मैच्योरेशन। और मैच्योर होकर के जो निकलेगा वो कहलाएगा टी लिम्फोसाइट्स। एक और लिम्फोसाइट्स का बार बार नाम आएगा और वो है बी लिम्फोसाइट्स। मतलब बोन मैरोज के अंदर बना भी और बोन मैरोज के अंदर मैच्योर भी होगा, तो वो कहलाएगा बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारे पास दो तरह का, एक टी लिम्फोसाइट्स और एक बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होता है कहां? थाइमस में, बनता बोन मैरोज में। लेकिन बी लिम्फोसाइट बनता बोन मैरोज में और मैच्योर भी कहां होगा? बोन मैरोज में। तो ऐसे को बोलेंगे बी लिम्फोसाइट्स। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आगे हम लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें काफी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम थाइमस और इसी टी लिम्फोसाइट्स का एक सेल का टाइप है जिसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल, जिस पर एचआईवी वायरस आकर हमारा अटैक करता है। क्लियर? ये अच्छी बात नहीं है, सिंपल। आगे बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय। ट्यूबरकुलोसिस कैसे ट्रांसमिट होगा? ट्यूबरकुलोसिस में जनरली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये लंग्स के अंदर होता है। लंग्स के अंदर एल्वियोला जो होता है उसके अंदर इंफेक्शन हो जाएगा। इस बंदे को देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? खांस रहा है। जब ये खांसेगा तो उसमें छोटे छोटे एयर ड्रॉपलेट्स बनेंगे और वो एयर ड्रॉपलेट्स के अंदर कई हजार बैक्टीरिया होंगे। कौन से? ट्यूबरकुलोसिस वाले बैक्टीरिया। अब कोई दो आदमी आकर के एक दूसरे के साथ बात कर रहा है, अब यही खांस रहा है, हम यहाँ पे खड़े होकर के बात कर रहे थे, ये खांस दिया ऐसे ही खांस रहा है, हम सूंघ रहे हैं, तो हम जैसे इनहेल करेंगे ये बैक्टीरिया हमारे अंदर चला गया। हमारे अंदर मतलब हमारे लंग्स में जाएगा। हमारे अंदर लंग्स में जाने के बाद वो ग्रो करेगा और हमें ट्यूबरकुलोसिस काउज करेगा। कौन सा ट्यूबरकुलोसिस? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो बैक्टीरिया में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि सर हाँ सर कोरोना वाला भी ऐसे ही ना फैलता था। हाँ बाबू, कोरोना वाले की तरह ही ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होगा, लेकिन जब कोई बंदा इन्फेक्टेड पर्सन खांसेगा तब। क्लियर? चल, तो ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय एयर। अगला कहता है नेक्स्ट क्या कि द ग्रुप ऑफ उचीरिया बैनक्रॉफ्टी व्हिच कॉज फलेरिया इन ह्यूमन बीइंग्स दैट इज कॉल्ड। फलेरिया का नाम सुने हो? फलेरिया के केस में क्या होता है कि लिम्स, ये हाथ वाला क्या कहलाता है? फोर लिम्स, और पांव क्या कहलाता है? हैंड लिम्स। तो दो तरह के होते हैं, फोर लिम्स और हैंड लिम्स। एक वर्म्स है जिसका नाम है उचीरिया बैनक्रॉफ्टी। नाम छोटा सा है लेकिन नाम तो याद रखना पड़ेगा गाइस। ये जो वर्म्स आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, इस वर्म्स का नाम है, बहुत छोटा सा होगा। ये सोचो हमारा आरबीसी है और आरबीसी के साथ है तो काफी छोटा सा वर्म्स होता है जिसका नाम है उचीरिया बैनक्रॉफ्टी। ये हमारे हाथ या पांव में चला जाता है, ठीक है, और जाने के बाद जो उसमें लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड लिम्फ ग्लैंड, LYMPH, लिम्फ क्या ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड के अंदर चला जाएगा कौन? ये वर्म्स जिसका नाम क्या? उचीरिया बैनक्रॉफ्टी। उचीरिया बैनक्रॉफ्टी नाम का वर्म्स चला जाएगा और जाने के बाद इसको स्वेल करा देगा। किसको स्वेल करा देगा? लिम्फेटिक ग्लैंड्स को। और जैसे लिम्फेटिक ग्लैंड्स को स्वेल कराएगा तो पांव फूल जाएगा। पांव फूलने के कारण पांव किसकी तरह हो जाएगा? हाथी की तरह बड़ा सा हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं एलिफेंटियासिस। एक्चुअली रियल नेम, बायोलॉजिकल नेम हम लोग इसको कहते हैं फलेरिया। ठीक है, चाहे फलेरिया कहो या एलिफेंटियासिस कहो, बात बराबर है। तो कहता है उचीरिया बैनक्रॉफ्टी जो है वो कौन सा है? तो ये हेलमिन्थ्स है। जैसे एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, तो इस तरह का जब भी वर्म्स दिखेगा ना, तो वर्म्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज होगा तो उसका हम लोग कहलाएंगे या कहेंगे, क्या कहेंगे? हेलमिंथिक डिजीज। तो ये हेलमिंथिक डिजीज है। कौन? फलेरिया। और काउज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है उचीरिया बैनक्रॉफ्टी। याद रहेगा इतना सा? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मैं बात कर रहा हूं जस्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल। हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्टेड हो जाएगा अगर हम बहुत ज्यादा अल्कोहल लेंगे तो? ठीक है, तो जवाब है क्या? लीवर। कारण क्या है कि जो अल्कोहल है वो हमारे बॉडी के लिए काफी हार्मफुल है और हमारे लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन का, मतलब जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस आया उसको डिटॉक्सिफाइड करना है। तो ऐसे केस में अल्कोहल भी हमारे लिए टॉक्सिक होता है। तो जब हमारे बॉडी में ये इंटर करता है तो ये केमिकल्स को चेंज कर देता है अल्डिहाइड में, तो ये सारा लोड लीवर पे पड़ता है, तो लीवर इंजोर्ड होता रहता है। ठीक है, चल
सही है यहां तक। तो मोस्ट अफेक्टेड दैट इज द लीवर। अगले क्वेश्चन में आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है। मम्स भी नहीं वायरल डिजीज नहीं पूछा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन नहीं है वायरल डिजीज। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मम्स तो वायरल डिजीज में आ जाता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज में आता है और मीजल्स भी वायरल डिजीज में आता है। याद रखेंगे मम्स, इन्फ्लुएंजा एंड मीजल्स, ये तीनों का तीनों क्या है, वायरल डिजीज है। नहीं है तो ये है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है जो काउज करता है, बैक्टीरिया का पूरा नाम है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कैन कॉज अ डिजीज कॉल्ड डिप्थीरिया। तो ऐसे केस में ये बैक्टीरियल डिजीज हुआ, बाकी तीनों क्या है, वायरल डिजीज। आप देख रहे हो कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज आपके पास याद रहेगा तो हर साल क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा। ठीक है, एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, कुछ उससे बाहर नहीं जा रहा, उसके अंदर ही है। अगला कह रहा कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज फॉर, तो एक वैक्सीन होता है छोटे बच्चे को पड़ता है, जब बच्चा 1 महीने से ज्यादा का होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको एक वैक्सीन फट से दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर इस 3 डिजीज का खतरा सबसे ज्यादा मंडराता रहता है। एक जिसको बोलते हैं डिप्थीरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज अभी बात करते थे। दूसरा पर्ट्यूसिस, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस ऑर्गेनिज्म का नाम है, और एक टेटनस। ये तीनों का मिलाकर के कॉम्बोज पैक क्या बोलते हैं वैक्सीन आता है, जिस वैक्सीन को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ये बच्चे को दे दिया जाता है, देने के बाद बच्चे को फीवर भी आता है। ठीक है, वैसे हर वैक्सीन में फीवर आता है, इसमें थोड़ा ज्यादा इंपैक्टेड होता है बच्चा, लेकिन दिया इसलिए जाता है ताकि बच्चा आराम से सस्टेन कर सके, वरना बच्चे के अंदर इन्फेक्शन होगा तो वो दूध को क्या निगल नहीं पाएगा, मतलब दूध को भी चूस करके नहीं पी पाएगा, इतना ज्यादा अंदर 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 उंड टाइप का हो जाता है, जख्म टाइप का हो जाता है। इसलिए ट्रिपल वैक्सीन दिलाना हर बच्चे के लिए जरूरी रहता है। लेकिन इसमें कौन नहीं आता है, तो इसमें टाइफाइड वाला मतलब एंटीजन मौजूद नहीं रहता, उसमें रहता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस का, जिसको ट्रिपल एंटीजन हम लोग कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो बच्चे को 1 महीने पे पड़ता है। आप सुने होंगे कि कुछ बच्चे को जन्म होने के बाद तुरंत वैक्सीन पड़ा, जन्म होने के फिर 1 सप्ताह के बाद कुछ वैक्सीन पड़ा, कुछ 15 दिन में वैक्सीन पड़ता है, कुछ 1 महीना में, फिर कुछ 2 साल में, फिर कुछ 3 साल में, इस तरह के वैक्सीन पड़ता रहता है ना। तो 1 महीना में एक वैक्सीन पड़ता है जिसको बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। याद रहेगा इतना सवाल? चलो स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक और ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना ऑब्जेक्टिव में, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा, बोर्ड ने पूछा, ज्यादा क्वेश्चन है, अच्छी बात है। विच डिजीज इज फाउंड इन हेन, इनमें से कौन सा है जो डिजीज पाया जाएगा किसमें, हेन में? कॉलेरा, स्मार्ट, बोथ हेन, बी एंड रेनिकेट्स। तो सवाल यही है ना कि विच डिजीज इज फाउंड इन हेन, इनमें से कौन सा डिजीज मतलब मुर्गी में पाया जाएगा? तो जवाब क्या है? रेनिकेट। ठीक है, स्मट डिजीज जो आपको दिख रहा है ना, ये फंगल डिजीज है, मैं आपको ऐसे क्लियर कर देता हूं। और ये फंगल डिजीज प्लांट्स में होता है, रस्ट स्मट, रस्ट और स्मट ये प्लांट वाले डिजीज है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे चलेगा। ठीक है, विब्रियो कॉलेरा ये हम लोगों के अंदर होता है जब हम लोग कंटामिनेटेड वाटर या फूड इंटेक कर लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है, दिस इज द कॉलेरा। क्लियर? और जरूरी नहीं कि जो बैक्टीरिया जो हमें डिजीज पहुंचा रहा वो प्लांट को भी पहुंचाए, वो बर्ड्स को भी पहुंचाए, नहीं, बर्ड्स के लिए अलग होता है, प्लांट के लिए अलग होता है और हमारे लिए अलग होता है। तो ये तो कट गया कि हम लोगों में होगा, ये किसके अंदर होगा? तो ये प्लांट के अंदर होगा। बोथ ए एंड बी तो कभी हो नहीं सकता, तो बचा कौन? रेनी के। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, अभी भागिएगा नहीं, रुक रहेगा। पीसीआर यूज्ड टू डिटेक्ट, पीसीआर स्टैंड फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर किसको डिटेक्ट करता है? तो एचआईवी वायरस वाले, यहाँ जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है टीबी, कॉलेरा एंड कैंसर, तो एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? पीसीआर का, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डिस्क्राइब द इल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, मतलब कोई बंदा अल्कोहल पीता है तो उसका बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या? चलो देखते हैं। इल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल आर ऑन डिफरेंट ऑर्गन ऑन ह्यूमन बॉडी सच एज ऑन लिवर, अभी जस्ट बात किए थे। दूसरा हार्ट, दिल पे भी असर पड़ेगा, एंड ब्रेन। वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। मतलब इन द सेंस आपको समझ में आ रहा कि जो लोग ड्रिंकर होते हैं या फिर ड्रिंक पीते हैं वो लोग ये अपने आपको ये बात महसूस कराने का कोशिश करते हैं कि मतलब वो किसी और प्रेशर में आकर के ऐसा करने का कोशिश कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पीर प्रेशर। बायोलॉजी में इस टर्म को कहा जाता है पीर प्रेशर।
सही माने में वो बीमार है, लेकिन कौन सा बीमारी है, उसको साइकोलॉजिकल बीमारी है जो फिजिकल बीमारी से बिल्कुल अलग होता है, वो भी एक तरह की डिजीज है, लेकिन वो सहारा लेता है किसी और चीज का अपनी इस चीज को भुलाने के लिए, मतलब एक हार्म को कम करने के लिए दूसरे हार्म को फिर बढ़ा देता है। तो इन द सेंस कहने का मतलब है कि यहां पे मैं इसका एडिक्शन तो मैं बात करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ अगर कोई भी एडिक्शन हो जाता है, इसका एडिक्टेड हो जाता है, तो कंटिन्यू पिएगा, उसका लीवर, उसका हार्ट, उसका ब्रेन, तीनों का तीनों डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे, क्या कहता है, अल्कोहल चेंज इन द केमिकल दैट इज ब्रेक डाउन एंड द रिमूव स्कार टिश्यू इन द liver, scar tissue replace normal healthy cells. This means that the liver cannot work properly and can fail, leading to death. जो लोग ज्यादा मतलब ड्रिंक करते हैं उसका लीवर फेल हो जाता है। कारण क्या है कि जितना ज्यादा अल्कोहल जाएगा, अल्कोहल को अल्डिहाइड करने में स्कार टिश्यू डैमेज होगा, स्कार टिश्यू को रिप्लेस करने में जरूरत पड़ती रहेगी किसकी, तेजी में ये काम करता रहेगा कौन, किसी ना किसी तरह से लीवर, और फाइनल एक ऐसा टाइम आएगा जब ये अपना काम करना बंद कर देगा और पेशेंट का डेथ हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्या था आगे इसी में, अल्कोहल स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, रिजल्ट इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कैन लीड्स टू हार्ट डैमेज एंड हार्ट अटैक। ड्रिंकर लोग जब ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करने के बाद जो लीवर के ऊपर एक ग्लैंड्स होता है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, ये एड्रीनल ग्लैंड्स को जाकर स्टिमुलेट करता है और एड्रीनल ग्लैंड अपने अंदर से सिक्रीट करता है केमिकल्स का जिसका नाम है एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन निकलकर हार्ट के पास जाता है और हार्ट बीट को बढ़ा देता है। अब सोचो कि अगर किसी का हार्ट ब्लॉकेज है या हार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम है, अगर हार्ट बीट बढ़ेगा तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो भी आदमी को खतरा रहता है ना हार्ट अटैक का। तो अब सोचो, एक तरह से मैं यही कहूंगा कि हार्ट अटैक कराने का खतरा को और ज्यादा बढ़ावा दे देता है। क्लियर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, 2 मार्क्स के लिए काफी है इल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल में लिखने के लिए। सही है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट्स ऑन इनेट इम्यूनिटी। क्या है इनेट इम्यूनिटी? इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। इम्यूनिटी मतलब द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंस, मतलब हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल से अपने आप को बचाने के लिए जो भी इम्यूनिटी का रोल करेगी, जो भी डिफेंस करेगी, उसे हम कहेंगे इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक इनेट और दूसरा एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो जन्म से बच्चे के अंदर हो, मतलब हम लोग जन्म लिए थे, स्किन था तो स्किन भी हमारा इम्यूनिटी है। कैसे सर? ऐसे कि बार बार बैक्टीरिया जा रहा है अंदर जाने के लिए ट्राई कर रहा, लेकिन स्किन उसको अंदर जाने नहीं दे रहा। लेकिन अगर थोड़ा सा काट देते हैं तो ये लाइन क्लियर और बैक्टीरिया अंदर आ जाएगा। अगर आपको कहीं कट छट जाता है, अगर सही से अगर आपने उसमें डिटॉल, सैवलॉन या हैंडी प्लस नहीं लगाया तो आपको कुछ दिन में क्या दिखेगा, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गया। तो स्किन हमारा क्या है, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये प्रोटेक्शन कब से है, जन्म होने के बाद या जन्म से पहले? तो जन्म के पहले ही मौजूद है। तो ऐसे इम्यूनिटी को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। वैसे दूसरा एग्जांपल भी इनेट इम्यूनिटी का है कि कभी कभी हम लोग रोते हैं इसलिए क्योंकि गम भुलाने के लिए। नहीं, यहाँ गम नहीं भुलाना है, बल्कि यहाँ पर होता क्या है, जब कोई पार्टिकल्स हमारे आंख में चला जाता है तो हमारे आंख से खुद ब खुद आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इन द सेंस कि यहां पर जो आंसू निकलता है वो इसलिए निकलता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे आईज में गया है, तो हमारा आईज टीयर्स को निकाल करके उसमें मौजूद जो एंजाइम्स है जिसका नाम है लाइसोजाइम, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ये सारा हिस्सा इनेट इम्यूनिटी में आता है। क्लियर। तो इनेट इम्यूनिटी में कहता है कि इनेट इम्यूनिटी रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट सिंस बर्थ, मतलब जन्म से मौजूद रहेगा। इन द बॉडी दीज मैकेनिज्म इंक्लूड फिजिकल बैरियर, जैसे मैंने स्किन कहा, सच एज स्किन, स्लाइवा, टीयर एंड ब्लड are the innate immunity system cells that attack foreign cell in the body। वो इम्यूनिटी जो जन्म से मौजूद हो वो इनेट इम्यूनिटी, और जो जन्म लेने के बाद आए वो हमारा हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे इन द सेंस हमने वैक्सीन लिया था कोरोना का, मैंने भी लिया था, आपने भी लिया होगा। तो कोरोना का एंटीजन आपके बॉडीज में डाला गया तो आपका बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या बनाया, एंटीबॉडीज बनाया। तो ये जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडीज में आया है कब, जन्म लेने के बाद, तो ये एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ी है जन्म के बाद, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी। लेकिन जो जन्म से ही मौजूद है वो इनेट इम्यूनिटी कहलाएगी। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इम्यूनिटी क्या होती है। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं गाइस, जस्ट इसके बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ड्रॉ अ नेट वेल लेवल डायग्राम ऑफ टिपिकल एंटीबॉडीज। अगर मैं एंटीबॉडीज में बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, अभी क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन पूछेगा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। आईजी का स्टैंड, आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन एंड इम्यूनो दैट इज द इम्यूनिटी। मतलब हमारे बॉडीज में वो केमिकल सब्सटेंस जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज 5 तरह का होता है, वैसे एक उंगली नीचे थी, ऊपर टोटल कर देते हैं, 5 एंटीबॉडीज होता है। और इस 5 एंटीबॉडीज का नाम याद रखना बहुत आसान है। आईजी, ये वर्ड तो सब में कॉमन है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे याद रखोगे इसको शॉर्ट में। गेम, कौन सा? कुत्ता वाला, डॉग वाला गेम खेलना है, ठीक, गेम खेलना है, कौन सा? डॉग वाला। तो GAME, डॉग, DOG मत नहीं, सिर्फ डी वर्ड को ले लेना, 5 हो जाएगा। गेम, GAME, कौन वाला? कुत्ता वाला, कुत्ता मतलब डॉग, डी। तो 5 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज में आपने याद कर लिया इतना सब। इसका डायग्राम आपसे बनाने के लिए कह रहा कि भैया इसका डायग्राम तो बना के दिखाओ। तो याद रखिएगा, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं ये किसका है? तो ये एंटीबॉडीज का डायग्राम है। और इस एंटीबॉडीज के डायग्राम में ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। 2 हेवी चेन है, ये हेवी चेन, और ये दोनों लाइट चेन। क्लियर? एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, ज्यादा कुछ नहीं। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं फोटो वाला ला दे रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो फोटो वाला ये है आपका, इसको मैं हटा दूं, गेम डी तो आपको याद रहेगा ही, तुम हट जाओ, ठीक है। ये देख रहे हो, ये लाइट चेन है, वो वाला जो ऑरेंज कलर से है, और जो ब्लू कलर से हल्का हल्का ब्लू से दिख रहा वो हेवी चेन है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से जुटा हुआ कौन सा? डाइसल्फाइड ब्रिज से। बस ये डायग्राम बना देना है और आपके 2 नंबर आपके खाते में। क्लियर? अब यहाँ पे एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर बनाइए, कहानी खत्म। एंटीबॉडीज 5 तरह के हैं, ये याद रखिएगा, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। क्लियर? चलिए अगला कहता है कि व्हाट इज एमीबियासिस, नेम इट्स कॉज, ऑर्गेनिज्म एंड डिस्क्राइब द सिम्टम एंड दिस डिजीज। सबसे पहले आपको एमीबियासिस बताना है, एमीबियासिस क्या है। तो एमीबियासिस में बात कर लेते हैं। तो एमीबियासिस एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। जनरली होता क्या है कि डॉक्टर हमें कहता है कि बाहर का खाना पीना मत खाओ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैकिंग करा करके घर में ले आकर के आते हैं, चलो अच्छा है, क्या घर में तो बैठ के खा रहे हैं, डॉक्टर ने बाहर खाने के लिए मना किया ना, तो घर में ला के खा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, मतलब इन द सेंस वो फूड जो बाहर पकाया जा रहा है, ठीक है, उस फूड को बाहर के खाने के बेसिस पे कहा जाता है। अगर आप घर पे किसी भी चीज को पकाते हो तो आप क्या करते हो, उसको वेल वॉश करते हो अच्छे से, घर में मम्मी पापा जो भी बना रहे खाना, पापा नहीं मम्मी, ठीक है। तो कभी कभी पापा भी भीड़ करके खाना बनाते हैं। तो ये सब टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है कि जब खाना घर पे बनता है तो वो वेल मेंटेन होता है, वो उसमें प्रॉपर हर चीज पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन बाहर होटल वगैरह में क्या होता है कि खाने की सफाई वगैरह पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसमें कंटामिनेशन होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। और ये सबसे ज्यादा होता है गोलगप्पा। क्यों सर? क्योंकि गोलगप्पा में आपको पता है कि माल मटेरियल मिला दिया जाता है, एकदम हाथ से लेकर दे दिया जाता है, गुप गुप खाना स्टार्ट हो गया, मतलब उसके अंदर कंटामिनेशन होने का चांसेस ज्यादा होता है। और ये कंटामिनेशन होता है इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका। इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका जब हमारे गुपचुप के थ्रू हमारे पेट के अंदर जाता है तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और हमें डायरिया काउज कराता है। तो डायरिया बैक्टीरिया के कारण भी होता है, डायरिया मतलब हिस्टोलाइटिका के कारण भी हो सकता है, जिसको नाम है इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका। क्लियर? ठीक। तो मैं बात कर रहा हूं कि इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका जो है वो एमीबियासिस काउज करता है। एमीबियासिस में क्या होगा? डायरिया, डिसेंट्री होगा। ठीक है। एमीबियासिस इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ठीक है, ऑफ द इंटेस्टाइन काउज्ड बाय द प्रोटोजोआ। क्लियर? इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका और ई हिस्टोलाइटिका वो शॉर्ट फॉर्म हो गया। द सिम्टम ऑफ एमीबियासिस इंक्लूड क्या? लूज स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड स्टमक पेन। हाउएवर most people with amoebiasis will not experience significant symptom। क्लियर? क्रैम्पिंग होगा, पेट में दर्द होगा, डायरिया वगैरह होगा, ये सारा सिम्टम आ जाता है किसमें? एमीबियासिस में। और एमीबियासिस को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका। स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि नेक्स्ट थैंक यू है।
तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। आई होप सो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।